हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और स्वागत है आपका दुनिया के जाने माने सबसे खतरनाक खौफनाक, अरे भाई मर्डर करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब पढ़ाई का सबसे बेस्ट चैनल जो कि आनंद परमार क्लासेस, उस पर आपका स्वागत है। और आज हो चुकी है 9 अप्रैल, और 9 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भाई लोग देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट और कर लेते हैं दिन की शुरुआत। तो वो क्या है, जब हम पूरे विश्वास के साथ किसी चीज़ की भी उम्मीद करते हैं, वो उस चीज़ को पाने की भविष्यवाणी बन जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई हमारा दोस्त है या हम खुद है, तो हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हम आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैं ज़रूर सफल होऊंगा। तो ये एक भविष्यवाणी नहीं है तो और क्या है, ठीक है। तो अपना जो दिनचर्या है उसको सही बनाए रखें और सुबह 5 बजे उठकर हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज यहाँ से आपके दिन की शुरुआत होती है और वो सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भाई लोग इसका जो आपको राइट आंसर लगाना है, टिक करिए, इसका क्या आएगा राइट आंसर कमेंट में बताइए मेरे को। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर आने वाला है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 2013 से 6 अप्रैल को जो विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में जो है कि शुरू किया गया था, और जो 2014 से है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसने भी इसको मान्यता दी थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसमें बात की गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। तो इसके बारे में ये किसके अंतर्गत आता है? पहली बात तो ये यूएन, जिसे यूनाइटेड नेशंस या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये उसके अंतर्गत आता है। तो जो यूएनओ है उसकी स्थापना 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है कि मैनहट्टन में है। इसमें कुल 193 सदस्य देश है। इसके अलावा इसके जो हेड है वो कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस, और वो है पुर्तगाल देश से, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर जो है कि 5 जो है कि मुख्य रूप से 5 अंग है इसके। तो वो कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, इसके अलावा महासभा, और एक है आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसके अलावा एक है न्यास परिषद और एक है सचिवालय। तो ये 5 इसके प्रमुख रूप से अंग है। तो हम जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके रूप में तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम महासभा के बारे में बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, ये इसको किस नाम से और जाना जाता है? तो जो विश्व की लघु संसद है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो अमेरिका में है, ठीक है। इसके कार्य की बात कर लेते हैं हम। जैसे कि जो नए देश है उनको सदस्यता देना, यानी कि यूएनओ, इसमें 193 देश है जैसे मैंने आपको बताया था। तो जो नए देश है उनको सदस्यता देना, बजट है उस पर ध्यान देना, सचिव जो महासचिव होंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के और जो सभी के जो सचिव होते हैं उनको नियुक्त करना। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। समझ रहे हो, महासभा इसके बारे में आपको जानकारी देता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, ये जो है कि इसको 23 अगस्त 2013 में, यानी कि इसको 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 को और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2014 को समर्थन किया है, ठीक है। अब ओलंपिक की बात की गई है, तो ओलंपिक को 1896 से जो वहाँ के राजा थे जूस, उनके सम्मान में एंथेस, यानी कि यूनान की राजधानी एंथेस है, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं जैसे बता देता हूँ आपको ओलंपिक के बारे में। जो 2016 का ओलंपिक हुआ था वो रियो में हुआ था, और रियो कहाँ पर है? ब्राज़ील में, यानी कि रियो डी जेनेरो। और रियो डी जेनेरो जो है कि सबसे शोरयुक्त शहर है, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं को जो है कि ओलंपिक में कब से स्टार्ट कर दिया गया था? तो जो इसका सेकंड वाला जो एडिशन हुआ था, यानी कि 1900 में, वहाँ से जो है कि महिलाओं को ओलंपिक में अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता ही दिया है यूएन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या और लखनऊ के बीच राम स्नेही घाट पर कितने एकड़ भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो भाई लोग इसको कितनी जगह मिली है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर भी दे दिए, बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन जो बी है, 10 एकड़।
यानी कि जो अयोध्या में लखनऊ है, यानी कि लखनऊ में अयोध्या, ठीक है, यहाँ पर जो राम मंदिर है यानी कि राम स्नेही घाट है, उसको जो है कि एक स्तर पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनको कौन नहीं जानता भाई, योगी आदित्यनाथ, सभी जानते हो भाई, कौन नहीं जानता इनको। ठीक है, तो यहाँ पर राम स्नेही घाट जो है, इस पर 10 एकड़ की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब ये संग्रहालय जो है रूस, जापान, मलेशिया ये से देश हैं, उनको कठपुतलियों के माध्यम से यहाँ पर रामायण का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर के बारे में, जैसे कि भूमि पूजन कब हुआ गया था। तो आज तक किसी ने नहीं बताया राम मंदिर के बारे में, इतने डिटेल में आपको बताऊंगा और काफ़ी महत्वपूर्ण डिटेल है। ठीक है, जैसे अयोध्या का जो राम मंदिर है इसकी ऊंचाई कितनी है, बताया गया किसी ने, मैं बताऊंगा 161 फीट। ठीक है, पहले इसकी 141 फीट जो है कि ऊंचाई रखी गई थी, लेकिन 161 फीट जो है कि इसकी ऊंचाई रखी गई। आज भाई तुमको राम मंदिर के खंबे खंबे तक गिनवा दूंगा मैं। ठीक है, जो राम मंदिर का निर्माण है उसको कंपनी का ठेका किसने लिया है, तो वो कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, और इसके जो वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा है। ठीक है, जो अयोध्या का यानी कि ये मंदिर है ये किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसके अलावा जो राम मंदिर है इसका शिलान्यास 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने चांदी की ईंट से किया था। और जो राम मंदिर है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, यानी कि अयोध्या पूरी राम मंदिर क्या अयोध्या पूरी जो है कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो मंदिर में पिल्लरों की संख्या है वो कुल 360 है। देखो मैंने बोला था ना कि भाई खंबे खंबे गिनवा दूंगा मैं आज। ठीक है, 360 जो है कि यहाँ पर पिल्लर है, पहले 212 थे लेकिन बाद में 360 कर दिए गए हैं, यानी कि 360 पे बनाया जाएगा। इसके अलावा इसमें कितनी मंजिलें, तो 3 मंजिलें। आज तो भाई धुआं धुआं कर देंगे हम। इसमें कितना खर्चा आएगा राम मंदिर में, तो 300 करोड़ का। ठीक है, पहले कितने वर्ष का आया था, तो 3.5 वर्ष इसमें समय लगेगा, समय अवधि तो 3.5 वर्ष जो है कि इसको बनने में लगेगा। इसके अलावा जो अयोध्या का विवाद है वो कुल 2.77 एकड़ जो भूमि है उसका विवाद था, और इस विवाद की सुनवाई जो है कि 40 दिन तक चली थी। और इस विवाद का फैसला 5 जजों ने मिलकर, एक की तो हिम्मत ही नहीं हुई भाई, 5 लोगों ने मिलकर सुनाया था। ठीक है, उसमें 5 कौन कौन है उसको भी हम देख लें, जैसे DV चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े, जो है कि अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, रंजन गोगोई, ये 5 लोगों ने मिलकर सुनाया था। ठीक है, अब ये तो बात हो गई मंदिर की। अब हम बात कर लेते हैं जो 5 एकड़ भूमि मस्जिद को भी दे दी भैया, उनको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये विवाद का जो फैसला है ये राम जन्मभूमि न्यास के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भाई जो विवादित फैसला है ये किसके जो है कि डिफेंड में गया है, तो ये जो है कि राम जन्मभूमि शिलान्यास के डिफेंड में गया। इसके अलावा जो अयोध्या मस्जिद है यानी कि मस्जिद है वो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो 9 नवंबर 2019 को आया था। ठीक है, इसके अलावा जो अयोध्या है उसका प्राचीन नाम कोई बताएगा मुझे, याद हो तो बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जैसे कि आपको मैंने उनके दर्शन करवाए थे, इनके चलचित्र देख लीजिए आप स्क्रीन पर। कौन नहीं जानता है भाई, इनको सब जानता है। उस टाइम के जो राज्यपाल थे आनंदीबेन पटेल थी, अब भी वही है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन याद रखना है कि उस समय के कौन थे। ठीक है, इसके अलावा जो है कि बाबरी मस्जिद थी अयोध्या की, उसको कब गिराया गया था, इंटरनेशनल लेवल का सवाल है भाई, कब गिराया गया था, तो उसको 6 दिसंबर 1992 को PV नरसिम्हा राव यानी कि प्रधानमंत्री थे उस समय गिराया गया था। ठीक है, और ये जो बाबर है उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। और बाबर का बेटा कौन है, तो हुमायूं। आज मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करवा के छोड़ूंगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे बाबर था तो वो भारत कब आया था, 1526 को भारत आया था। फिर उसने खाना खाया था, पानी पिया था, और फिर वो चल दिया था, और वो चल के घर गया था, और घर घर जाके वो मर गया था। यानी कि युद्ध की ट्रिक है वो अभी मैं कभी आपको करवाऊंगा याद। ठीक है, जैसे कि आपको आनंद सर ने बताया होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बाबर का सेनापति कौन था, तो मीर बाकी। ठीक है, इसके अलावा हमने जैसे कि बात की थी कि ये किसके शासनकाल में जो है कि गिराई गई थी बाबरी मस्जिद, तो ये PV नरसिम्हा राव के जो है कि शासनकाल में गिराई गई थी। ठीक है, इसके अलावा अयोध्या का प्राचीन नाम बताया क्या किसी ने, तो वो है फैजाबाद। ठीक है, क्या है, फैजाबाद।
अब इससे अलग हमारा नया क्वेश्चन जो आता है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो किसने दिया है भाई लोग? ऑप्शन हमने आपको देते हैं हर बार, समय भी आपको भरपूर देते हैं। मैं इतने टाइम में बोलता हूँ, इतने टाइम में आप ऑप्शन पढ़ के टिक कर दिया करो, ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लगा दिया करो। हम डेली सिर्फ इसीलिए जो है कि प्रीमियर वीडियो रखते हैं हमारा, कि आप लोग देख के कमेंट करें कि हमने कितने क्वेश्चन सही लगाए हैं, ठीक है। और हमारा कोई भी मकसद नहीं है, हम चाहे तो डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन जो है कि बी आएगा, अनिल देशमुख। इन्होंने जो है कि अप्रैल यानी कि 2021 में महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफा दिया है। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई, लगाइए इनका तुक्का कि क्या बोल रहे होंगे। मतलब बोलते बोलते फ़ोटो खींच लिया भाई, फोटोग्राफर कौन है बताओ मेरे को नाम, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख जी, उन्होंने 5 अप्रैल 2021 को इस पद से इस्तीफा दिया है। और जो एनसीपी से जो 6 बार विधायक रह चुके हैं दिलीप वालसे पाटिल, इनको महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, इसमें जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा इन पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, यानी कि सीबीआई जांच के आदेश के बाद जो देशमुख जी है यानी कि अनिल देशमुख जी, इन्होंने ये पद छोड़ दिया है। तो इनकी जगह पर दिलीप जो वालसे पाटिल है, ये जो है कि नए गृह मंत्री बन जाएंगे। अब महाराष्ट्र की बात कर दी गई है भैया, तो महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ गिनवा दूंगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। इसके अलावा गोवा के जो राज्यपाल है वो भी भगत सिंह कोश्यारी है। अतिरिक्त कार्यभार इनको दिया गया है। यहाँ के राजकीय पक्षी धूसर वन मुर्गी है, पशु गौर है। इसके अलावा इसका जो राजकीय दिवस मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, इसके अलावा गोवा, इतने राज्यों से जो है कि सीमा लगाता है। अरब सागर से जो है कि टच होता है। इसका विधानमंडल द्विसदनात्मक है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, इसमें कुल विधानसभा की 288 यानी कि 288 सीटें हैं। विधान परिषद की 78 सीटें हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं। राज्यसभा की 19 सीटें। और क्या चाहिए, सब कुछ तो गिनवा दिया है, याद रखना पर कभी भी पूछ सकता हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा जो मुंबई है उसका नाम कब परिवर्तित किया गया बम्बई से? पहले इसको बम्बई के नाम से जाना जाता था, 1995 में इसका नाम मुंबई रख दिया गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख रूप से पर्यटन है, तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। अब जो अजंता की गुफाएं वो भी औरंगाबाद में, एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद में। कन्हेरी की गुफाएं, महाबलेश्वर पहाड़ी, पालाघाट पर्वतीय केंद्र। इसके अलावा नासिक, शिरडी, एलिफेंटा की गुफाएं। तमसा अभ्यारण्य जो है कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मुंबई में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में स्थित है। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखना है इसको। भाभा परमाणु जो है कि अनुसंधान केंद्र जो कि ट्राम्बे में स्थित है मुंबई में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स जो कि मुंबई में स्थित है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड पुणे में स्थित है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। हम जान लेते हैं कि प्रमुख रूप से कौन कौन सी जो फसलों के रूप में प्रथम स्थान रखता है, तो कपास, ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर, काजू, यानी कि कपास, ज्वार, अरहर, अंगूर, काजू, प्याज, इतनी जो है कि फसलों में जो प्रमुख स्थान रखता है महाराष्ट्र। इसके अलावा इसके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो लावणी, दही, हंडी, यानी कि दही की हंडी लाओ रे, ये सी ट्रिक बना सकते हैं हम, तो बना लो और क्या। लावणी, दही और हंडी ये इसके प्रमुख नृत्य है भाई लोग। इसके अलावा इसके जो प्रमुख नदियां हैं वो कृष्णा और गोदावरी है। इसकी स्थापना जो है कि 1 मई 1960 को की गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम है उसमें जो है कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस फोरम में दुनिया के कितने शहर शामिल है? थोड़ा फोड़ी कर दो इस क्वेश्चन की, कितने शहर शामिल है भाई? तो इसमें जो है कि कुल 40 शहर शामिल है। इसमें जैसे कि लंदन है, टोक्यो है, ऐसे बड़े बड़े शहर शामिल है भाई। छोटे मोटे शहरों की अध्यक्षता थोड़ी नहीं करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब भैया 40 जैसे कि ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर समिट जिसको कहा जाता है, जैसे कि वर्ल्ड सिटीज जो कल्चर फोरम है, ये क्यों, इसका क्या काम है, तो
जो संस्कृति गायब हो रही है उसको पुनर्जीवित करना। जैसे कि कोरोना अभी चल रहा है तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों पर रोक लगा दी गई कि भाई मेला नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फलाना ढेमका। तो उस पर जो है कि जोर देने के लिए अरविंद केजरीवाल भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे और इसका विषय जो है कि संस्कृति का भविष्य। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि विभिन्न प्रकार की संस्कृति जो कि गायब होती जा रही हैं, उन पर जो है कि भविष्य के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, इस फोरम में लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क सहित कुल 40 शहर शामिल हैं। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ही रटवा दिया है, अब याद रखना कि 40 शहर हैं। हमारा अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से किसने या फिर किन्होंने एक स्पर्श संवेदनशील, भाई हमारी जो टेक्निकल टीम है नहीं कतई जहर है, मतलब है नहीं क्या बताएं उनके बारे में भाई। एक एक चीज़ बिल्कुल छाँट छाँट के लिखेंगे, कभी गलती करती नहीं है वो। ठीक है, आलसी बहुत है, उनसे थंबनेल कभी बनता ही नहीं है। बोले सर एक में कर लो कवर, हाँ ठीक है कर लेंगे, करते आ रहे हैं हम तो, इसलिए तो, नहीं तो पहले तो हम अलग अलग थंबनेल डालते थे। ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमको थंबनेल से कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो पढ़ाई से मतलब है, तो पढ़ाई करो तुम लोग भी। ठीक है, और जो है कि सपोर्ट करो कुल मिला के दिल से। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से किसने स्पर्श संवेदनशील स्पर्शपूर्ण हैप्टिक घड़ी विकसित की है जो नेत्रहीन लोगों को फेस को छूकर, यानी कि मुंह को छूकर नहीं रही, जो घड़ी है ना उसका जो फेस रहेगा उसको छूकर समय जानने में मदद कर सकती है। तो भाई लोग इसका क्या राइट आंसर आएगा? देखा आज तो कौन कौन बताते हैं भाई इसका राइट आंसर, कोई बताएगा? लगता नहीं है भाई कोई बताएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी कि जो सिद्धार्थ पांडा, पांडा सुना है नाम पांडा? ठीक है, सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव, इन दोनों ने जो है कि नेत्रहीन लोगों के लिए जो है कि एक घड़ी का निर्माण किया है। यानी कि जैसे कि ब्रेल लिपि कैसी होती है अंधों के लिए, ऐसी घड़ी बना दी है भाई लोग इनने। जैसे कि आप इसका इंटरफेस देख सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है, इस तरह की घड़ी बनाई है जिससे कि आप वो टाइम देख सकते हैं और उसकी प्राइवेसी भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आईआईटी कानपुर के 2 शोधकर्ताओं, ये आईआईटी कानपुर से बिलोंग करते हैं भाई, तो इन्होंने जो है कि हेप्टिक घड़ी विकसित की है, सिद्धार्थ पांडा और जो है कि विश्वराज श्रीवास्तव ने। ठीक है, इसके अलावा ये जो है गोपनीयता प्रदान करेगी, यानी कि पूर्णतः प्राइवेसी भी प्रदान करेगी आपको। अब अंधे लोगों को क्या प्राइवेसी यार, सब कुछ तो खुला ही रहता है उनका। ठीक है, समझ रहे हो यार बात को? ठीक है, तो जो घड़ी उपयोग करता है उनको गोपनीयता भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है, कितने विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली एकमात्र मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को अप्रैल 2021 में जो 2021 के स्पोर्ट स्टार ACES अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड चुना गया है। पहली बात तो डिकेड क्या होता है, तो जो दशक होता है उसे डिकेड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 10 वर्षों का समूह डिकेड कहलाता है। तो इनको जो है कि स्पोर्ट स्टार ACES जो है कि अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड चुना गया है। तो इन्होंने कितने जो है कि चैंपियनशिप में पदक जीते हैं, तो कितने जीते हैं भाई लोग? 5, 6, 7, 8? बताओ भाई लोग, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन जो है कि डी, यानी कि 8। कुल मिलाकर जो है कि 8 स्पोर्ट अवार्ड जो कि स्पोर्ट स्टार के रूप से इनको चुना गया है। तो इन्होंने कुल मिला के 8 पदक जीते हैं, इसलिए इनको भैया 2021 का स्पोर्ट स्टार जो कि ACES अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड चुना गया है। एमसी मेरी कॉम, ये भाई रो नहीं रही है, इनके जो चलचित्र है इनका देख सकते हो आप, ये रो नहीं रही है, ये इनकी आंखों में जो है कि खुशी का आंसू है। ठीक है, तो भाई बहुत भयंकर महिला है ये। ठीक है, इसके अलावा हम जैसे बात करेंगे एमसी मैरी कॉम ने जो है कि इस पदक में एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज है जिन्होंने 2012 में ब्रिटेन की जो निकोला एडम्स है, कोई छोटी मोटी निकोला एडम्स छोटी मोटी नहीं है कि भाई ऐसे हरा दें, इनको जो है कि 51 किलोग्राम जो वर्ग है उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता था। अब हम बात कर लेते हैं, इनको जो है कि पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, मतलब बहुत भयंकर रह चुकी है ये। इसके अलावा हम बात कर लेंगे जैसे कि जो सिल्वर गर्ल है उसके नाम से किसे जाना जाता है, तो हमारी PV सिंधु को नाम जाना जाता है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द इंडिया कोनेरू हम्पी को इसका अवार्ड दिया गया है। क्रिकेट के सभी पुरस्कार एलिसा पेरी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करती है। ठीक है, इनको क्रिकेट के सभी पुरस्कार दिए गए, सारे पुरस्कार भाई तू ये भी ले जा, ये भी ले जा, सारे के सारे पुरस्कार एलिसा पेरी को दे दिए भैया। इसके अलावा जो प्रिट्जर पुरस्कार है उससे जो है कि
एनी लेकोटन और जिन फिलिप को जो है कि सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने किसी भी प्रारूप में लगातार सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। तो भैया कौन सी एक दिवसीय जीत है वो? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन जो है कि ऑप्शन सी यानी कि 22वीं जीत है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने सभी प्रारूपों से जो है कि 22वीं जीत हासिल की है। अब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, यहाँ पर 22वीं जो है कि वनडे जीत हासिल इन्होंने की है। जो ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम है वो भी खतरनाक है भाई, उन्होंने जो है कि 21वें जो कि वनडे था उसमें जीत अपने नाम रिकॉर्ड किया था और 2003 में हासिल कर लिया था उन्होंने ये। जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने बात की थी तो इसकी मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और स्कॉट मॉरिसन इसके प्रधानमंत्री है। इसके अलावा निम्नलिखित में से इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है कि हमारे उदबिलाव को मारने के लिए यानी कि उदबिलाव को मारने का एक बार अभियान चलाया गया था कुछ ही दिनों पहले, तो यहाँ पर जो है कि बहुत सारे उदबिलाव को मारा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने रणनीतिक विलय के माध्यम से शैक्षिक संस्थान श्रृंखला आकाश एजुकेशनल सर्विस का अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है भाई लोग? इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, बायजूस। ठीक है, बायजूस ने जो है कि जो आकाश एजुकेशन सर्विस है उसका अधिग्रहण कर लिया। भाई इसने मेरे सामने 4-5 कंपनी खरीद ली है, इसको रोको कोई? आप जान सकते हो बायजूस कौन है? तो ये एक लर्निंग ऐप है, आप इससे जो है कि क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि इसमें वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क्स, टॉपर, ये सभी जो है कि लर्निंग साइट्स है, तो बायजूस भी एक लर्निंग साइट है। जो और भारतीय एडिटेक दिग्गज बायजूस ने एक रणनीतिक विलय के माध्यम से शैक्षिक संस्थान जो है आकाश एजुकेशनल सर्विस का अधिग्रहण किया है। और ये जो बायजूस है इसके द्वारा प्योर प्ले ऑफलाइन स्पेस में का जो है कि अधिग्रहण पहला अधिग्रहण था, इसने तो बहुत सारे अधिग्रहण कर लिए हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के 48वें प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भाई लोग वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो हम फटाफट हमारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप लोग ये बोलते हो कि भाई वीडियो में डिटेल्स नहीं मिलती है, तो डिटेल्स इतनी डिटेल्स भर देता हूँ मैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से यार याद आ जाता है इस टाइम पे। ठीक है, तो बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास हैं और हम आपको बताते भी रहते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं बोले कि भैया डिटेल्स नहीं है, तो सेशन को आप यार लाइक करा करो, शेयर करा करो, तभी तो चलेगा अपना चैनल। और जितना अच्छा चलेगा उतना अच्छा हम आपको जो है कि लाइव क्लास प्रोवाइड करने लग जाएंगे। आपने अगर अच्छे से हमें सपोर्ट किया तो हम आपको लाइव क्लास देंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है, तो आप लोग सपोर्ट करो। तो 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एन.वी. रमन्ना को। मैं पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ एन.वी. रमन्ना का, लेकिन जब इनको जो है कि नियुक्त नहीं किया गया था, सिर्फ इनको नामित किया गया था, इस बार इनको नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अब इनके बारे में जानेंगे। जैसे कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि शरद अरविंद बोबड़े के स्थान पर जो है कि एन.वी. रमन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 17 फरवरी 2014 को जो उच्चतम न्यायालय ने अपनी पदोन्नति के पहले न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। आप स्क्रीन पर इनका इमेज देख सकते हो एन.वी. रमन्ना का। भाई कतई घूम घाम के बैठे हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। इसके अलावा देख लेते हैं, अप्रैल 2021 में भारतीय रेलवे ने प्रतिष्ठित चेनाब ब्रिज का आर्क क्लोजर पूरा किया है। तो पुल की लंबाई कितनी है? तो इस पुल की लंबाई कितनी है भाई लोग? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 13-15 यानी कि 13-15 मीटर जो है कि चेनाब ब्रिज इसकी जो है कि आर्क ब्रिज है, इसका क्लोजर पूरा किया है और ये पुल की लंबाई कुल 1315 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये चेनाब जैसे कि आप देख सकते हो ये आर्क ब्रिज है। ठीक है, इस पर जो है कि 13 इसकी ऊंचाई कुल 13-15 है। ठीक है, इसके अलावा जो कि मतलब इसकी लंबाई है 13-15 मीटर और ये 45 मीटर ऊंचा जो कि दुनिया का यानी कि जो पेरिस में फ्रांस में प्रतिष्ठित एफिल टावर है उससे 35 मीटर ऊंचा है। 35 मीटर नहीं है, उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। आपने देखा ये कि कितना ऊंचा है भाई, पहाड़ी एरिया में बना हुआ है वैसे भी हो। तो भारतीय रेलवे जो कि उन्होंने 5 अप्रैल 2021 को प्रतिष्ठित चेनाब आर्क ब्रिज का जो है कि क्लोजर पूरा किया है और चेनाब पुल सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है कि पुल है और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक परियोजना है उसका एक हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा हम चेनाब नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चेनाब जो है कि 1800 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्गम जो है कि हिमाचल प्रदेश से होता है। चेनाब नदी से 2 धाराएं निकलती है, चंद्र और भागा। ठीक है, इसके अलावा हम और कुछ बात नहीं कर पाएंगे। देख लेते हैं, आत्मविश्वास सफलता नहीं ला सकता, लेकिन
यह किसी भी चुनौती का जो है कि सामना करने की शक्ति देता है। ठीक है, जो आत्मविश्वास होता है वो सफलता नहीं ला सकता, नॉर्मल सी बात है, लेकिन यह किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। तो आत्मविश्वास को बनाए रखें, तैयारी को जारी रखें, जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के आइकन को जो है कि दबाना ना भूलिए। ठीक है, ताकि आप हमारा वीडियो घंटा भी मिस ना कर पाए। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।